कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका अच्छा खासा एग्जीबिशन एकदम से शॉपिंग सीन बन जाएगा। कार्तिक चाहता था कि इस एग्जीबिशन में कोई भी उसका प्रोडक्ट खरीदे बिना ना जाए, पर यह बात भी सच थी कि कोई भी कस्टमर भला 3 घंटे इंतजार कैसे कर सकता था। असल में मिडिल एज आदमी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड था। उसे वाकई कार्तिक की स्मार्ट कार बहुत पसंद आ गई थी। वो काफी टाइम से अपनी बेटी को ये कार गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था। मिडिल एज आदमी हर हाल में चाहता था कि उसकी बेटी के जन्मदिन वाले दिन ये स्मार्ट गाड़ी उसकी बेटी के हाथों में हो, पर शायद फैंटेसी स्टार ऑटोमेशन ने अभी तक अपने प्रोडक्ट को ऑफिशियली बेचना शुरू नहीं किया था, और इसी वजह से मिडिल एज आदमी को लग रहा था कि शायद आज उसकी बेटी को यह सुपर कार नहीं मिल पाएगी। एक बार तो कार्तिक ने सोचा कि क्यों ना वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस कस्टमर को गाड़ी बेंगलुरु पहुंचा दे, पर जब कार्तिक ने कॉस्ट और टाइम कैलकुलेट किया तो अगले ही पल हेलीकॉप्टर वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। कार्तिक अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता भी है तो भी फैक्ट्री से गाड़ी को हेलीकॉप्टर तक लाने में 1 घंटा तो लगेगा, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु जाने में भी टाइम तो लगेगा। कार्तिक को हर हाल में ये ऑर्डर चाहिए था, क्योंकि आज बैठे बिठाए कार्तिक के पास अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का अच्छा खासा ऑप्शन मिल गया था। जो उसकी फीमेल सेलिब्रिटी सिया भी नहीं कर पाई थी, वो मौका कार्तिक को आज मिल रहा था। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट कार्तिक की सुपर कार को चलाता है तो ज्यादातर यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कार्तिक ने आखिर में हार मानते हुए कहा, सर आई एम सॉरी, मैं कुछ। कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस मिडिल एज आदमी ने बीच में ही कार्तिक को रोकते हुए कहा, बूथ पर जो गाड़ियां हैं वो बेचने के लिए हैं या नहीं, और क्या ये गाड़ी का मॉडल एडवर्टीजमेंट में दिखाए गए मॉडल की तरह बिल्कुल सेम है? इस मिडिल एज आदमी की बात सुनकर कार्तिक 1 मिनट के लिए थोड़ा झिझकने लगा, पर उसके बाद उसने उस आदमी से कहा, हाँ सेम है, और दिक्कत यह है असल में इस वक्त प्रमोशन के लिए 7-8 गाड़ियां ही वहां रखी हुई थी, पर वो सब बेचने के लिए नहीं थी, आने वाले कस्टमर को दिखाने के लिए थी, और फिर इनमें से कुछ गाड़ियां अलग मॉडल की भी थी। अगर इनमें से कोई भी गाड़ी कार्तिक एक मिडिल एज आदमी को बेच देता है तो शोकेस के लिए एक मॉडल कम हो जाएगा। कार्तिक थोड़ा सा घबरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सामने खड़े आदमी को मना करे, क्योंकि सामने खड़ा आदमी हाई सोसाइटी का लग रहा था और उसकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी लग रही थी। कार्तिक के लिए, उसके बिजनेस के लिए ये बात अच्छी थी कि बड़े बड़े हाई क्लास लोग उसकी नई और अनजान कंपनी के मॉडल में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अगर कार्तिक इसके जैसे अच्छे कस्टमर से बनाकर चलता है तो आगे जाकर कार्तिक को बहुत प्रॉफिट होगा, और अगर इसे मना करेगा तो उतनी ही दिक्कत भी होगी। ऐसा नहीं था कि कार्तिक को इस आदमी से डर लग रहा था, बस कार्तिक अपने इस नए एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को लेकर थोड़ी सी चिंता कर रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसका ये ब्रांड नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर फेमस हो जाए। सामने खड़ा मिडिल एज आदमी कार्तिक को परेशान होते हुए देख सकता था। उसने थोड़ा फ्री होकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चटकाया और कार्तिक से कहा, मैं डबल पैसे देने को तैयार हूं, अगर तुम डिसीजन ले सकते हो तो मुझे बताओ, वरना इस एग्जीबिशन के पर्सन इंचार्ज को बुलाओ। ये मिडिल एज आदमी यहाँ व्हाइट एसयूवी स्पोर्ट्स मॉडल कार खरीदने के लिए आया था, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये सब कुछ ज्यादा ही एस्थेटिक लगता था। ये हाई स्पीड गाड़ी नॉर्मल तौर पर 25 लाख रुपए की बिक रही थी, और अगर ये आदमी डबल पैसे देता है तो 1 मिनट में 50 लाख रुपए की गाड़ी बिकने को तैयार थी। मिडिल एज आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, सर मैं ही यहाँ का पर्सन इंचार्ज हूँ, और ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले पर जो गाड़ियां रखी हुई हैं वो मैं बेच नहीं सकता। यहाँ के डिसीजन लेने का मुझे पूरा हक है, पर दिक्कत यह है कि अगर आप इस गाड़ी और मॉडल को खरीद लेंगे तो बाकी कस्टमर्स को यहाँ पर ये गाड़ी देखने को नहीं मिल पाएगी। कार्तिक की बात सुनकर उस मिडिल एज आदमी ने हंसते हुए कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ, ये तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है जो तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें 60 लाख देने को तैयार हूँ और खुद इस गाड़ी को चलाकर यहाँ से ले जाऊंगा, क्या अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रईस आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया जो पलक झपकते ही पैसे डबल करने को तैयार हो जाता है। अगर मिडिल एज आदमी ने यह ऑफर किसी और कंपनी के सामने रखा होता तो शायद वो लोग खुशी खुशी गाड़ी देने को मान जाते, पर कार्तिक इस मामले में अलग था। उसे पैसे खोने का डर नहीं था। 5-6 मिलियन रुपीज उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, और ना ही कार्तिक इतने से पैसों के लिए अपने बाकी के कस्टमर्स को निराश होकर जाने दे सकता था। जब मिडिल एज आदमी ने देखा कि कार्तिक अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ है और कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो थोड़ा सा नाराज हो गया और कार्तिक से कहने लगा, व्हाट, मैंने पहले ही काफी पैसे बढ़ा दिए हैं, क्या ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मिडिल एज आदमी की बात सुनकर कार्तिक कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, उसके बाद खड़े होते हुए बोला, ठीक है, मुझे डील मंजूर है। कार्तिक ने यह गाड़ी बेचने के लिए हाँ इसीलिए कही थी क्योंकि वो समझ गया था कि किसी कस्टमर को इस तरह बार बार रिक्वेस्ट करवाना ठीक नहीं है, खास करके अगर कोई हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हो तो। जल्दी ही कार्तिक और मिडिल एज आदमी ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तुरंत ही ट्रांजैक्शन हो गया। कार्तिक ने जल्दी से अपने एक सबऑर्डिनेट को कॉल किया और उसे हेलीकॉप्टर में कुछ गाड़ियों को लोड करने के लिए कहा। आज की सिचुएशन देखकर कार्तिक समझ गया था कि उसे यहाँ पर ज्यादा मॉडल रखने की जरूरत है ताकि जिन लोगों को तुरंत कार चाहिए उन्हें हर हाल में वो मिल सके। जल्दी ही एग्जीबिशन कार्तिक के लिए लार्ज स्केल लाइव ट्रेड फेयर बन गई थी, जहां एक के बाद एक ऑर्डर उसके पास आते जा रहे थे और कार्तिक तुरंत अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल करके सभी कस्टमर्स को टाइम पर ये गाड़ियां पहुंचा रहा था। बहुत सारे लोग बाद में भी आए थे और उन सब ने डिस्प्ले पर रखे हुए मॉडल्स को ही खरीद लिया। कार्तिक जानता था कि एक बार सिचुएशन क्रिएट होने के बाद बार बार ऐसी ही सिचुएशन आएगी, इसीलिए उसने तुरंत फैक्ट्री से मॉडल मंगवा लिए और डिस्प्ले पर लगा दिया। अभी तक भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और कार्तिक ने उन सब लोगों को जल्दबाजी करते हुए देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, आप सब लोग परेशान मत होइए, प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ियां हैं वो पब्लिसिटी के लिए, अगर आप लोगों को आज ही गाड़ियां खरीदनी है तो थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ देर में यहाँ सारी गाड़ियां और मॉडल्स आ जाएंगे। कार्तिक की ये बात सुनकर बाकी कस्टमर थोड़ा सा शांत हुए, क्योंकि उन सबको बहती गंगा में हाथ धोना था और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शो ऑफ करना था। कार्तिक तो खूब तरक्की कर रहा था,
पर आसपास जितनी भी कंपनियां थीं उन सब का गला सूख गया था। हर किसी को डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं था। एक नई कंपनी का इस तरह एग्जीबिशन में इतनी सारी गाड़ियां बेचना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी भी 4-5 गाड़ियों से ज्यादा बेच नहीं पाती थी। जल्दी ही कार्तिक के पास एक बड़ा क्लाइंट आया, जिसे 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां चाहिए थी। कार्तिक ने जब एक ही दिन में इतने सारे क्लाइंट्स को आते हुए देखा तो वो वाकई बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि एक के बाद एक कई लोग दर्जनों गाड़ियां बुक करवा रहे थे। कार्तिक ने खुशी खुशी इन सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कार्तिक ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े ट्रक भी बनवाए थे और उन्हीं में इन सब गाड़ियों को लोड करके ले जाया जा रहा था। ऑफ कोर्स इतना बड़ा ऑर्डर देने वाले लोग कार्तिक की सुपर फैक्ट्री भी देखना चाहते थे, जहां पर ये गाड़ियां बन रही थी। कार्तिक भी जानता था कि दोनों पार्टीज के बीच में विश्वास होना जरूरी है, इसीलिए उसने इन लोगों को फैक्ट्री दिखाने से मना नहीं किया। बस इतना कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो आज के कस्टमर्स को निपटा सके, उसके बाद ही इन लोगों को फैक्ट्री में ले जा पाएगा। यहाँ आने वाले कस्टमर्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वो शांति से एक तरफ बैठकर कार्तिक के काम के पूरे होने का इंतजार करने लगे। जल्दी ही कार्तिक ने अपने कस्टमर्स की डिमांड भी पूरी कर दी और अपनी इस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाने में लग गया। वहीं दूसरी तरफ देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो 50-60 सालों से इस कार बिजनेस में थी, उनकी तो हिम्मत अब टूटने लगी थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कल की आई कोई कंपनी उनकी बरसों की मेहनत को खराब कर रही है। इन्हीं में से एक था डेला मोटर व्हीकल का CEO विशाल भारद्वाज। इस आदमी ने अपने पापा की वसीयत में मिली हुई प्रॉपर्टी से एक बड़ा बिजनेस तैयार कर लिया था। जब दुनिया में बिजनेसमैन गाड़ियों का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त इस आदमी ने स्पेस बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था और डिसाइड किया था कि 10 साल के बाद ये दुनिया में लोगों को मंगल ग्रह पर भेजेगा। जब लोगों को बात पता चली तो हर कोई उसे पागल कहने लगा और विशाल भारद्वाज ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और अपने मिशन में लगा रहा। फाइनली बहुत से ऐसे लोग थे जो इस पागलपन को सही समझते थे, इसीलिए उन लोगों ने विशाल के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते विशाल का ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ और प्रोजेक्ट जब रियलिटी में आया तो लोग हैरान हो गए। विशाल की कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी और देश के गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इस कंपनी से मदद लेने लगे। विदेश में भी विशाल की कंपनी ने राज कर लिया था। हर किसी को लगता था कि गाड़ी या फिर किसी और तरह के इलेक्ट्रिक बिजनेस में अगर कुछ भी नया होगा तो वो विशाल की कंपनी ही करेगी। पर इतने ही टाइम में कार्तिक बीच में आ गया। उसने विशाल की नाक के नीचे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जहां एग्जीबिशन के 2 ही दिन में कार्तिक की सुपर गाड़ियां कई संख्या में बिक गई थी। शुरू में विशाल ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर जब उसके असिस्टेंट ने एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसे निकाल कर दी, तब जाकर विशाल को समझ में आया कि कार्तिक की ये गाड़ियां इतनी तेजी से क्यों बिक रही हैं। जहां आजकल की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी बहुत जगह रुकती थी, वहां कार्तिक की बैटरी बहुत छोटी सी थी और सुपर पावरफुल बैटरी होने की वजह से ये जल्दी चार्ज हो जाती थी और साथ ही साथ इसका वजन सिर्फ 70 किलो था, जो गाड़ियों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा था। इसके अलावा गाड़ियों में इंस्टॉल जीरो जो नेविगेशन को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहा था और साथ ही साथ ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम को भी लॉन्च कर रहा था, जहां अगर इंसान खुद किसी काम से किसी डेस्टिनेशन पर नहीं जा सकता है तो उसे सिर्फ जीरो पर नेविगेशन डालना होगा और गाड़ी अपने आप उसे उस जगह पर पहुंचा देगी। ये सब जानने के बाद तो विशाल पूरी तरह से बौखला गया था। उसे तो अब हर हाल में बाकी कॉम्पिटिटिव कंपनियों के मालिकों से बात करनी थी। अभी तक विशाल का जो खतरनाक एटीट्यूड था वो भी नरम पड़ गया था। विशाल ने जल्द से जल्द एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी और बाकी कंपनियों के मालिक से बात की। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया था, क्योंकि एग्जीबिशन के 2 दिन पहले ही निकल चुके थे और कल आखिरी दिन था। विशाल को हर हालत में कल कार्तिक पर अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था, वरना उसकी इतने सालों की मेहनत तो खराब हो जाती। जिस तरह से कार्तिक दुश्मन बना रहा है, क्या उस तरह से कार्तिक ज्यादा टाइम तक इस मार्केट में सरवाइव कर पाएगा? आगे की कहानी जानने विशाल को जल्द से जल्द बाकी लोगों के साथ मिलकर कार्तिक को रोकना था, क्योंकि अगर बात एग्जीबिशन से आगे बढ़ी तो कार्तिक की गाड़ी सच में पॉपुलर हो गई तो इन लोगों के पास अपनी कंपनियां बंद करने के अलावा कोई और रास्ता रहेगा नहीं। कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके ऑटो इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने से पूरी इंडस्ट्री में भूचाल आ जाएगा। 10,000 किलोमीटर दूर बैठे यूके और अमेरिका के बिजनेसमैन तक हिल गए थे, जिन लोगों ने स्पेस इंडस्ट्रीज शुरू करने से पहले इतना भी नहीं सोचा था कि आज वो लोग कार्तिक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें अपना ये साम्राज्य हिलता हुआ नजर आ रहा था। अभी तक जो कंपनियां इस एग्जीबिशन में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई थी, सबको अपना फ्यूचर धूल में मिलता हुआ नजर आ रहा था। विशाल भारद्वाज जो अपनी मीटिंग में कब से कार्तिक की तारीफ सुने जा रहा था, उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, ठीक है अपनी बकवास बंद करो। विशाल के इस तरह की बात करने से बाकी कंपनी के प्रेसिडेंट्स भी थोड़ा सा नाराज हो गए थे, क्योंकि विशाल उन्हें नौकर की तरह ट्रीट कर रहा था। इतनी देर तक चल रही मीटिंग में एक बार भी उसने किसी से भी इज्जत से बात नहीं की थी और ये बात सभी लोगों को बुरी लग रही थी। विशाल और ज्यादा इन लोगों के साथ उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये लोग कार्तिक को रोक नहीं पाएंगे और ना ही इनके डिसीजन से 1 साल में कोई रिजल्ट आ पाएगा। विशाल और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसके पास अब सिर्फ 1 ही दिन बाकी था और उसे हर हाल में एग्जीबिशन पूरी होने से पहले कार्तिक तक पहुंचना था। कुछ सोचकर विशाल ने बाकी सभी प्रेसिडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, ठीक है डिस्कशन बहुत हो गया, अब डिसीजन लेने का टाइम है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के पास कोई ना कोई हिडन टेक्नोलॉजी है जो आप लोग आने वाले टाइम में अपना ट्रम्प कार्ड बनाकर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा होगा कि अगर आप वो ट्रम्प कार्ड अभी सबके सामने खोल दें। जैसे ही विशाल ने अपनी बात की तो सब लोग एकदम से चुप हो गए। ना तो किसी की आंखें झपक रही थी और ना ही कोई अपनी जगह से हिल रहा था।
कुछ मिनट के लिए तो विशाल को ऐसा लगा जैसे वीडियो स्क्रीन फ्रीज हो गई हो। हालांकि जब विशाल ने देखा कि हर कोई जानबूझकर चुप हो गया है तो और कोई जवाब नहीं दे रहा, तो विशाल उन लोगों का मजाक बनाकर उन पर हंसते हुए बोला, क्या क्या आप लोग अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड छुपाना चाहते हैं? आपको पता है ना इस वक्त क्या सिचुएशन है? अगर हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं बताया तो वो कल का आया हुआ बिजनेसमैन हमारे साम्राज्य को हिला देगा। काफी देर तक बहस होने के बाद किसी ने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में विशाल को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि इतने सालों में विशाल पहली बार उनसे बात कर रहा था, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उससे ही था। विशाल की बात सुनकर कुछ प्रेसिडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। कोई भी अपनी सालों की मेहनत को ऐसे ही बाकी लोगों के सामने नहीं बता सकता था। इसीलिए उनमें से कुछ लोगों ने नाराज होते हुए कहा, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सच है कि हम लोग अपनी फील्ड में अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, पर अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह हमारी तकनीक अभी तक मैच्योर हुई ही नहीं है। इतनी जल्दी हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर भी ये बात बता रहे थे, क्योंकि उन सब के लिए तो पिछले कई सालों से विशाल ही उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल था। विशाल ने एक और बार कोशिश करते हुए कहा, मैं जानता हूं हम सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते आए हैं, और अब एकदम से एक दूसरे पर विश्वास करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। अब सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं, पर फैंटेसी स्टार सुपर कार हमें ऐसा नहीं करने देगी। आज नहीं तो कल हम लोगों को अपनी अपनी कंपनीज बंद करनी पड़ेंगी। क्यों ना कंपनी बंद करने से पहले एक आखिरी कोशिश कर ली जाए। अपनी बात कहकर विशाल चुप हो गया और बाकी लोगों के कहने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे बाकी लोगों को भी विशाल की बात समझ में आने लगी और सभी लोग धीरे धीरे उसकी बात मान गए। विशाल ने जब देखा कि सब लोग मान गए हैं तो उसने सुकून की सांस लेते हुए उन सबसे कहा, अब हम लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि कल की आई हुई इस कंपनी को उसकी औकात दिखाने के लिए हम लोगों को हमारी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को एक साथ लाकर काम करना होगा और जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करना होगा। तभी हम लोग उस कंपनी से कंपटीशन कर पाएंगे। विशाल की बात सुनकर एक कंपनी के सीईओ ने कहा, वो तो सब ठीक है, पर टेक्नोलॉजी अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है और ना ही हमने उसकी टेस्टिंग की है। अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो? सीईओ की बात सुनकर विशाल ने मना करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेस्टिंग हम लोग आराम से कर लेंगे, पर सबसे पहले हमें मार्केट में ये बात फैलानी होगी कि हमारे पास फैंटेसी स्टार कार से भी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ताकि लोग फ्री बुकिंग के लिए माने। और उससे भी पहले हम फैंटेसी कार कंपनी की कार के पीछे पागल होना बंद करें। इन सबसे बेखबर कार्तिक अपनी एग्जीबिशन को सफल बनाने में लगा हुआ था। आज पूरा दिन उसके लिए काफी लकी था, क्योंकि एक के बाद एक उसने कई बड़े कस्टमर्स के साथ डील की थी और कल की तरह आज भी बाकी के बूथ पर बैठे मैनेजर और सबऑर्डिनेट मक्खी मार रहे थे। धीरे धीरे लोग विशाल की बातों में आने लगे थे और विशाल की कही हुई बातें बाकी के सीईओ भी समझ रहे थे। फाइनली उन सब के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और सालों से चली आ रही इन सब कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को एक साथ रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। असल में इन सब लोगों का साथ आना जरूरी था, क्योंकि इन सब के पास कई सालों से चल रही रिसर्च की बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी और उन सब टेक्नोलॉजीज को अगर एक साथ लाया जाए तो ही ये लोग कार्तिक की कंपनी को मात दे सकते थे। टेक्नोलॉजी तो साथ में शेयर करने के लिए ये लोग मान गए थे, पर दिक्कत ये थी कि अब ये लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि सबको लगता था कि उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। भले ही ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, पर फिलहाल इन लोगों को बस कार्तिक को हराना था और प्रॉफिट भी ये लोग आगे जाकर शेयर करने वाले थे। तब तक शायद इनके अकॉर्डिंग कार्तिक भी शांत बैठ जाएगा। यही सोचकर इन लोगों ने एक दूसरे की बात पर सहमति दे दी। काफी रात हो चुकी थी और कार्तिक अब वापस एग्जीबिशन में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो मैनर लौट आया। तानिया ने जब कार्तिक को घर आते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आई और उसके गले मिलते हुए बोली, भैया आप इतनी जल्दी आ गए? कार्तिक काफी थक गया था, इसीलिए पास में रखे सोफे पर बैठते हुए बोला, आज बहुत काम था, एग्जीबिशन भी बहुत अच्छी गई और अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए आराम करने आ गया। तानिया ने जब देखा कि कार्तिक काफी थका हुआ लग रहा है और उसके माथे पर पसीना भी आ रहा है, तो वो जल्दी से जाकर कार्तिक के कंधे दबाने लगी। कार्तिक को भी अब थोड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वाकई आज सुबह से काम करके वो थक चुका था। कार्तिक आज जो कुछ भी हुआ था वो सब आराम से तानिया को बताने लगा और बात करते करते ही सो गया। तानिया ने कार्तिक को जगाना सही नहीं समझा और वहीं एक ब्लैंकेट लाकर कार्तिक को ओढ़ा दी। अगले दिन सुबह सुबह कार्तिक अपने मैनर में सन बाथ ले रहा था, तभी एक एम्प्लॉय भागते हुए कार्तिक के पास आया और बोला, सर कार एग्जीबिशन में कुछ तो हुआ है, वहां सब कुछ अलग सा लग रहा है। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया, उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है, क्या हमारे बूथ को कुछ हो गया? कार्तिक की बात सुनकर वहां आए हुए सबऑर्डिनेट ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, नहीं बूथ को तो कुछ नहीं हुआ, पर बाकी लोग कुछ बदले बदले से लग रहे, वहां जितने भी बूथ हैं उन सबका नक्शा ही बदल गया, आप खुद जाकर एक बार देखिए। सबऑर्डिनेट की बात सुनकर कार्तिक को भी काफी अजीब लगा, पर वो तुरंत तैयार होकर एग्जीबिशन पे पहुंच गया और वहां का नजारा देख के एकदम हैरान रह गया। वाकई कल जैसा यहाँ आज कुछ भी नहीं था। कार्तिक के बूथ को छोड़कर जितने भी बूथ थे उन सब की लाइटिंग और डिस्प्ले पर जो गाड़ियां थीं वो सब बदल गई थी और ये देखकर कार्तिक भी काफी हैरान हो गया था। तभी कार्तिक ने देखा कि एग्जीबिशन में एंटर करते ही एक अलग ही बूथ लगा हुआ है और वहां कई पर्सन इंचार्ज कार्तिक की तरह खड़े हुए थे। सामने खड़े आदमी ने माइक उठाया और सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू अनाउंस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी कुछ कंपनियों के प्रेसिडेंट्स एक साथ आए हैं और उन सब ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को एक साथ इकट्ठा करके एक स्मार्ट कार बनाने का डिसीजन लिया है। जैसे ही कार्तिक और बाकी सब लोगों ने ये बात सुनी तो सब लोग एकदम से हैरान रह गए और आसपास जितने भी एग्जीबिशन देखने वाले लोग थे सब तेज आवाज करने लगे। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की बेस्ट कंपनीज एक साथ आ रही हैं, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। कुछ मिनट के लिए चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद आपस में सब लोग तेज तेज बातें करने लगे। हर किसी के पास हजारों सवाल थे और किसी को भी सामने खड़े अनाउंसर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि कार्तिक जल्दी ही समझ गया था
कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसीलिए 2 दिनों में उसकी कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई थी। और ये सोचकर ही कार्तिक मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी कंपनी की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कंपनियों की ऐसी हालत हो जाएगी। खैर, कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये सभी कंपनियां अब एक साथ काम करने के लिए काफी लेट हो चुकी हैं, क्योंकि कार्तिक पहले ही अपना खेल खेल चुका था। कार्तिक ने पहले ही फैंटेसी स्टार नाम से अपना स्मार्टफोन और स्मार्ट कार लॉन्च कर दी थी, जिसने इस इंडस्ट्री के बाकी लोगों को हिलाकर रख दिया था। 100 सालों से चली आ रही ये कंपनियां अब कार्तिक की नई कंपनी से डरने लगी थी। इस अनाउंसमेंट के अलावा इन सभी कंपनियों ने मिलकर एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को भी मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से आसपास जितने भी लोग थे वो सब उस मॉडल को देखने के लिए आए थे, और बाकी लोगों में भी ये बात फैल गई थी। जल्दी ही भीड़ कार्तिक की स्टॉल से कम होने लगी और उस बूथ पर जाने लगी जहां इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मॉडल खड़ी थी। वैसे तो ज्यादातर सभी लोग मॉडल को देखने ही गए थे, मॉडल के सामने किसी की भी नजर गाड़ी पर नहीं जा रही थी, पर अभी भी बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ कार्तिक की कार के लिए ही एग्जीबिशन में आए थे। कार्तिक को भले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर उसके लिए काम करने वाले उसके सबऑर्डिनेट इस बात से बिल्कुल नाराज हो गए थे। इन्हें लग रहा था कि एक मॉडल को बुलाकर ये लोग लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बिजनेस एथिक्स नहीं है। पर कार्तिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सब लोगों को कंफर्ट करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, 2 मिनट की भीड़ है, कुछ देर में छट जाएगी। तुम सब लोग तैयार रहो, अभी भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। क्या वाकई अब कोई कार्तिक के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा? और क्या करेगा कार्तिक अपने दुश्मनों को मात देने के लिए? आगे अपने सभी सबऑर्डिनेट्स की बात सुनकर कार्तिक ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम सब लोग बस तैयार रहो, हमारे प्रोडक्ट्स बस जल्द से जल्द बिकने वाले हैं। कार्तिक अच्छे से जानता था कि इस तरह की स्ट्रैटेजी ज्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ आए हुए ज्यादातर कस्टमर प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं बल्कि फीमेल सेलिब्रिटी की वजह से आए हैं, और कुछ देर में जब इनका मन भर जाएगा तो ये लोग वापस चले जाएंगे, और यहाँ वही लोग रहेंगे जिन्हें वाकई में सुपर कार खरीदनी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पर कार्तिक ने हमेशा से इस बात को नकारा है, क्योंकि उसके हिसाब से मार्केटिंग चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर प्रोडक्ट टक्कर का नहीं है ना तो लोग जल्दी ही इसे फ्रॉड का नाम दे देंगे और प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट से गायब हो जाएगा। और शायद इसीलिए कार्तिक को लगता था कि प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग सिर्फ एक पहलू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कार्तिक को शुरू में ही भले ही मार्केटिंग करनी पड़ी थी, पर अब उसे मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एग्जीबिशन के पिछले 2 दिन में जितना प्रोडक्ट सेल हुआ था उस हिसाब से लोगों ने पहले ही कार्तिक के प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू कर दी थी। जहां तक एक तरफ कार्तिक के सभी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक शांति से अपने कॉम्पिटिटिव कंपनियों के रचाए हुए इस खेल को देख रहा था। आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन था और किसी भी कंपनी के लिए फैंटेसी स्टार कार की लाइमलाइट को एक दिन में गायब कर पाना बहुत मुश्किल था। हाँ, कार्तिक इस बात से काफी इंप्रेस था कि उसे हराने के लिए दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रेसिडेंट्स ने हाथ मिला लिया था और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे थे, पर अभी भी उनका प्रोडक्ट मार्केट में आने में वक्त था, और इससे पहले ही कार्तिक अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके इन कंपनीज पर अटैक कर चुका था। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में कुछ लोगों की आवाज पड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सामने सिया ही आ रही है ना? क्या वो सच में वापस आ गई है? चलो पास जाकर देखते हैं। पास से सिया और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। कार्तिक ने जैसे ही इन फैंस की बात सुनी तो उसने तुरंत उस आवाज की तरफ अपनी नजरें घुमा ली और सामने सिया को आते हुए देखा। आसपास जितने भी लोग थे वो भागते हुए सिया के पास आ रहे थे, और ये देखकर कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जाकर सिया को प्रोटेक्ट करो। कार्तिक जानता था कि जब भी फैंस अपने आइडल को देखते हैं तो काफी अजीबोगरीब हरकतें कर देते हैं, और इसी की वजह से कई बार सेलिब्रिटीज की जान पर बनाती है, और कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी भी सेलिब्रिटी की जान को कोई खतरा हो जाए। कार्तिक की तरफ आने से पहले सिया पूरे रास्ते अपने सभी फैंस को हाथ मिलाकर हाई कर रही थी और फ्लाइंग किस भी दे रही थी। जैसे ही सिया कार्तिक के पास पहुंची तो कार्तिक ने काफी क्यूरियस होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। कार्तिक की बात सुनकर सिया अपनी चार्मिंग सी आंखों को गोल घुमाते हुए बोली, मैंने सुना कि आज यहाँ क्या सिचुएशन चल रही थी और इसीलिए मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया। वैसे क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। सिया की बातें सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पहले ही यहाँ आ चुकी हो, मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगा? कार्तिक जानता था कि पहले सिया ने जो कुछ भी किया था वो सब एक आम लड़की और लवर के तौर पर किया था, पर अब सिया सिर्फ उसकी मदद करने के लिए ही सब कुछ कर रही है, और वैसे भी इस वक्त सिचुएशन ज्यादा पॉजिटिव थी नहीं। ऐसे में कार्तिक का सिया की मदद लेना ठीक नहीं था। वैसे तो सिया अकेले ही यहाँ आई थी, पर वो अकेले ही हर एक्ट्रेस पर भारी पड़ती थी, और ये बात तो सब लोग जानते थे। ऐसा नहीं था कि सिया इस मामले में एरोगेंट थी, बल्कि अपने आप को इस मुकाम पर लाने के लिए उसने काफी मेहनत की थी, और आज उसके हाथ में ये पावर थी। अगर सिया ये कह दे कि वो पूरी दुनिया में 2nd नंबर की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, तो भी दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि जो खुद को नंबर 1 एक्ट्रेस कह सके। इस एग्जीबिशन में सिया के आने से पहले बाकी कंपनियों ने जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हायर की थी वो सब यहाँ आने वाले कस्टमर्स को रिझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस होने के बाद भी वो ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं ले पा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सिया इस भीड़ में गई, सारे लोग भागते हुए सिया के पास आ गए। सिया बाकी एक्ट्रेस की तरह बहुत ज्यादा मेकअप तो करती नहीं थी, पर हाँ, उसकी नेचुरल ब्यूटी ही काफी अच्छी थी। अभी तक जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उन सब ने रिवीलिंग ड्रेसेस पहनी हुई थी, पर जैसे ही सिया अपनी सिंपल जीन्स और क्रॉप टॉप में वहां पहुंची तो हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे कुछ ही मिनट के बाद कार्तिक के बूथ पर इकट्ठे हो गए।
इस सिचुएशन को देखकर सिया ने बहुत ही इतराते हुए कार्तिक से कहा, देखो अगर मैं यहाँ नहीं आती तो कोई भी तुम्हारी बूथ पर ध्यान नहीं देता। कार्तिक जानता था कि सिया को अब क्रेडिट चाहिए था, इसीलिए उसने तुरंत उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारी वजह से ही तो ये सारे लोग आए, बताओ मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जैसे ही कार्तिक ने यह सवाल पूछा तो सिया ने तुरंत धीरे से कार्तिक के पास आकर उसके कानों में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, फिर से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, पुरानी बात भूल जाओ, नए सिरे से शुरुआत करते हैं ना। जैसे ही कार्तिक ने सिया की बात सुनी तो तुरंत उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला, तुम यहाँ आई उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और तुम्हें मटेरियलिस्टिक कोई भी क्रेडिट चाहिए तो तुम मुझसे ले सकती हो, पर जो बात तुम कह रही हो वो दोबारा मत कहना। एक बार भटक चुका हूँ, दोबारा नहीं भटकूंगा। कार्तिक पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर देना चाहता था कि वो दोबारा कभी सिया के पास नहीं आएगा, और कार्तिक की खरी बातें सुनकर शायद सिया भी समझ गई थी कि उसका यहाँ पर दोबारा कोई चांस नहीं है। इसीलिए उसने मुंह बना लिया और अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने लगी। वो जानती थी कि उसने कार्तिक की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इसीलिए लास्ट मिनट पर वो ना नहीं कह सकती थी और ना ही ऐसे बीच में यहाँ से उठकर जा सकती थी। सिया के लिए यही बेहतर था कि वो चुपचाप यहाँ एग्जीबिशन में कार्तिक की गाड़ी को प्रमोट करे और कोई भी पर्सनल बेनिफिट लेने की कोशिश ना करे। खैर कार्तिक को सिया की ज्यादा परवाह तो थी नहीं, पर आज यहाँ पर किसी ना किसी का दिल जरूर टूटा था। वो था कार्तिक के कॉम्पिटिटर्स का। बेचारों ने कितनी मुश्किल से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, और एक बार फिर से ये सिया ने आकर यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया था। ये बात सच थी कि इस वक्त एक बार फिर से कार्तिक के बूथ का नजारा देखने लायक बन गया था। काफी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई थी, पर यहाँ पर ज्यादातर लोग सिया को देखने आए थे। गाड़ी को देखने वाले तो बहुत ही कम कस्टमर यहाँ आए थे। आज सुबह से एग्जीबिशन में जो कुछ हो रहा था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे ये एग्जीबिशन गाड़ी बेचने के लिए नहीं बल्कि इन एक्ट्रेसेस की खूबसूरती के लिए लगाई गई है, जहाँ लोग अपना मन भरने के लिए इन एक्ट्रेसेस को देखने आ रहे थे। आज का पूरा दिन इसी तरह निकल गया। कार्तिक की गाड़ियां जो अभी तक सिर्फ एग्जीबिशन में थी वो अब ऑफिशियली सेल्स के लिए अवेलेबल हो गई थी। बहुत सारे ऑफिशियल चैनल्स पर इस गाड़ी को सेल करने के लिए प्रमोट किया जा रहा था। ऑफकोर्स मोबाइल फोन की तरह गाड़ी का मेन एजेंट भी मिडिल इंडिया के अंदर जुनैद ही बना था, और इस वजह से उसने बहुत पैसा कमाया था। अमन को भी एजेंट बनाया गया था, पर वो सिर्फ साउथ एशियन एरिया के अंदर था, और अमन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी नहीं, खुद के दम पर अपना सारा बिजनेस संभाल रहा था। इसीलिए उसने सिर्फ साउथ एशियन एरिया में ही एजेंटशिप ली थी, जहां उसका काम भी काफी अच्छा चल रहा था और वो भी बहुत पैसा कमा रहा था। सेल्स को प्रमोट करने के लिए जुनैद ने एक नेटवर्क बना दिया था जो पूरे इंडिया में फैल चुका था, और वहां पर छोटे छोटे सेलिंग पॉइंट्स बना दिए थे, जिससे हर बड़े शहर के अंदर कार्तिक की ये आलीशान गाड़ी और मोबाइल फोन अवेलेबल था। कार्तिक की गाड़ियां लगातार बिक रही थी और इंडिया में हर कोई इन गाड़ियों का फैन बन चुका था, और वहीं दूसरी तरफ बाकी ब्रांड्स की कंपनियां महीने में 10 गाड़ियां भी नहीं बेच पा रही थी, और इसी वजह से ऐसी नौबत आ गई थी कि जहां बहुत सारे शोरूम्स को बंद करना पड़ रहा था। अगर कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो इंडिया में इन कंपनियों को बंद करना पड़ेगा और शायद ये कभी फैंटेसी स्टार कार से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। एक महीना बीत गया और कार्तिक की गाड़ियों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभी तक काफी सारे शोरूम बंद हो गए थे और कंपनियों के प्रेसिडेंट्स पागल हुए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो क्या करें, क्योंकि उनका एक के बाद एक नुकसान हुए जा रहा था। लास्ट में आकर बहुत से कार डीलर्स ने जब देखा कि कार्तिक की गाड़ी नई ऊंचाइयों को छू रही है, उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि वो लोग फैंटेसी स्टार कार के सेल्स एजेंट बन जाएंगे। हालांकि इन लोगों के सोचने से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि कार्तिक पहले से ही पूरे इंडिया में मोस्टली हर जगह अपना एजेंट जुनैद को बना चुका था। खान परिवार की ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर वो लोग चाहें तो पूरे मार्केट को अकेले चला सकते थे, और इसके लिए उन्हें इन छोटे छोटे एजेंट्स की कोई जरूरत थी नहीं। 1-1.5 महीने में ही पूरे कार मार्केट को फैंटेसी स्टार ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से बाकी कंपनियां और उनके एजेंट्स काम नहीं कर पा रहे थे, और जल्द से जल्द अपना ये बिजनेस उन्हें बंद करना पड़ रहा था ताकि और नुकसान होने से बच सके। जब देश के बाकी एजेंट सोच रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द अपना ये बिजनेस और एजेंटशिप खत्म करनी होगी, तभी अचानक से एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया। 1 महीने पहले जिन सभी कंपनियों ने एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अपना एक सुपर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी, उनका प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में आने वाला था। और जैसे ही ये बात इंडिया में बाकी लोगों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। कार्तिक भी इस वक्त काफी हैरान था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये सभी कंपनियां इतनी जल्दी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, पर शायद कहीं ना कहीं कार्तिक ने ही इन्हें इतनी जल्दी प्रोडक्ट डेवलप करने को मजबूर कर दिया था। जिस तरह से उसकी तरक्की हो रही थी, वो प्रेशर ये कंपनियां सहन नहीं कर पा रही थी। भले ही एजेंट्स ने इन कंपनियों से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में सोच लिया था, पर ये कंपनीज इतनी जल्दी अपनी कंपनीज को बंद नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उनकी पूरी पूंजी और जिंदगी इन्हीं कंपनीज में तो लगी हुई थी, जिन्हें ये इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इन सभी कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट का नाम पूर्णिमा के चांद की रोशनी पर रखा था, जिसे ग्रीक भाषा में पैटिया कहते हैं। शायद ये नाम देने के पीछे का कारण ये भी था कि फैंटेसी स्टार ने जिस तरह का अपना नाम रखा हुआ था, उस नाम और उसकी स्किल दोनों को ये सब कंपनियां पीछे छोड़ना चाहती थी। असल में पूरे चंद्रमा के दिन चांद की रोशनी में तारों की चमक भी थोड़ी कम हो जाती है, और इसी वजह से फैंटेसी स्टार की चमक पैटिया के सामने कम हो जाएगी। और ये सोचकर ही कंपनी वालों ने इसे इस तरह के नाम से नवाजा था। क्या वाकई पैटिया के सामने फैंटेसी स्टार की चमक फीकी पड़ जाएगी, और क्या कार्तिक फिर से अपनी चमक को बरकरार रख पाएगा? भले ही इन बड़ी कंपनियों ने इस तरह का नाम देकर कार्तिक की इंसल्ट करने की कोशिश की थी, पर सच तो ये था कि कार्तिक के लिए नाम किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी भी जिसके पास टेक्नोलॉजी और पावर होगी वही इस मार्केट पर राज कर पाएगा। अगर बात कार्तिक की जाए तो उसने कभी भी बाकी कंपनियों और उनकी इस जॉइंट ताकत को कम नहीं समझा था।
और ना ही कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था। कार्तिक जानता था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ साथ बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी जो इन सभी बड़ी कंपनियों ने अपनी इस जॉइंट ताकत और इस प्रोडक्ट में दिखाने की कोशिश की होगी। जो काम कार्तिक अकेले कर रहा था उसे इतने सालों से एक्सपीरियंस्ड कंपनियां एक साथ मिलकर कर रही थी। ऐसे में कार्तिक का कमजोर पड़ना जायज था। इसलिए कहीं ना कहीं कार्तिक को यह सोचने की जरूरत थी कि शायद ये कंपनियां कार्तिक के प्रोडक्ट को फेल कर सकती हैं। पर अभी भी एक चीज थी जो पूरी तरह से कार्तिक के हाथ में थी और जिसे कोई भी कंपनी चाहकर भी हासिल नहीं कर सकती थी, और वो थी कार्तिक की सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीरो। इन दोनों ही फैसिलिटीज के मामले में पाटिया अभी भी फैंटेसी स्टार से कम ही थी, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी नहीं, क्योंकि उनका बजट लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड बजट में लिमिटेड फीचर्स ही आते हैं। इसीलिए इसका फायदा इन सभी कंपनियों ने उठाया। इन्होंने अपना टारगेट मिडिल क्लास लोगों को बनाया था, जो अपने मिडिल बजट में एक अच्छी सी कार खरीदना चाहते थे। पाटिया में जो फीचर्स थे वो नॉर्मल यूजर्स के लिए काफी यूजफुल थे। इस कार की एंड्योरेंस एबिलिटी 1500 किलोमीटर थी और स्पीड चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी थी। हाँ, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी जीरो की बराबरी तो नहीं कर पा रहा था और इस मामले में दूर दूर तक पाटिया फैंटेसी स्टार का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनियां जानती थी कि इस मामले में ये लोग कभी भी कार्तिक को हरा नहीं पाएंगे और शायद इसीलिए इन्होंने कार्तिक से मार्केट में मुकाबला करने के लिए एक अलग ही अप्रोच अपना रखी थी। कार्तिक की फैंटेसी स्टार अभी भी एक नई ब्रांड थी। भले ही इसे इंडिया के हर मार्केट में आसानी से अपना लिया गया था, पर फिर भी ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी थी और इसी बात का फायदा इन बड़ी कंपनियों ने उठाया था। इन्होंने पूरे मिडिल क्लास लोगों के मार्केट को अप्रोच करके उनका विश्वास जीत लिया था, जिससे ये लोग छोटी टेक्नोलॉजी में खुश रहे और इनका सारा पैसा इन्हीं कंपनियों के पास आ जाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि कार्तिक की फैंटेसी स्टार कार बैटरी से चलने वाली गाड़ी थी, पर जिन लोगों ने कुछ टाइम पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां खरीदी थी उनके लिए ये काफी टैक्टिक सिचुएशन हो गई थी। ये लोग इतनी जल्दी अपनी गाड़ी को रिप्लेस भी नहीं कर सकते थे। हालांकि ये लोग जानते थे कि इन्हें जल्द से जल्द इस नए एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदलना होगा, पर फर्स्ट हैंड मार्केट के साथ साथ सेकंड हैंड मार्केट भी कार्तिक के प्रोडक्ट की वजह से वीक हो गया था। अगर किसी मिडिल क्लास आदमी के पास पहले से फ्यूल वाली गाड़ी है तो उस गाड़ी को बेचकर कार्तिक की इलेक्ट्रिक कार को वो खरीदना चाहता था, पर दिक्कत ये थी कि इस पुरानी गाड़ी को खरीदने वाला कोई था नहीं। जिन लोगों के पास पैसा था उन्हें इन सब की ज्यादा परवाह नहीं हो रही थी, पर जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज थे और मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे उनके लिए एकदम से इतनी महंगी गाड़ी को खरीदना मुश्किल था। अगर कोई नई गाड़ी खरीद भी लेता है तो उसे पुरानी गाड़ी को कहीं ना कहीं रखने के लिए एक जगह तो चाहिए ही थी, और ऐसे में मिडिल क्लास लोग जो फ्लैट्स में रहते थे उनके लिए पार्किंग एरिया में पुरानी गाड़ी को खड़ी करने की जगह मिल पाना भी मुश्किल था। इन्हीं सबका सॉल्यूशन लेकर आई थी ये नई कंपनी। ओल्ड डेप्रिसिएशन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये कंपनियां कस्टमर से पुरानी गाड़ी लेकर उन्हें नई कार एक्सचेंज में दे रही थी, और ये बात डेली तौर पर इस्तेमाल करने वाले मिडिल क्लास लोगों को काफी अच्छी लग रही थी। एक ऐसा काम था ये जो कार्तिक नहीं कर सकता था, इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि कार्तिक इन पुरानी गाड़ियों का क्या करेगा उसे नहीं पता था। उसकी तो पूरी टेक्नोलॉजी ही सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट थी। जॉइंट कंपनियां तो अपने ब्रांड की गाड़ी वापस लेकर उन्हें आराम से मॉडिफाई कर सकती थी, और साथ ही साथ किसी भी गाड़ी का अगर कोई भी स्क्रू काम का है तो उसे दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकती थी, पर कार्तिक के पास ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। किस्मत से कार्तिक ने अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी का पेटेंट नहीं करवाया था, और इस वजह से दुनिया से ये टेक्नोलॉजी अभी तक छुपी हुई थी, और ना ही अगले 30 सालों तक या 50 सालों तक कोई भी इस टेक्नोलॉजी का पता लगा सकता था। अगर कार्तिक पहले से ही पेटेंट के लिए अप्लाई कर देता तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता, फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी, और कार्तिक ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। और जिस तरह से कार्तिक की सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया गया था उनमें कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था, और ना ही कोई अपना जासूस कार्तिक के आइलैंड पर भेज सकता था, क्योंकि कार्तिक के लिए काम करने वाले लोग बहुत ही कम थे जिन्हें खुद कार्तिक ने अपने लिए चूज किया था, और कार्तिक उन सबको अच्छे से जानता था। और वैसे भी कार्तिक की असली पावर तो इंडस्ट्रियल आइलैंड के अंडरग्राउंड में छुपी हुई थी, क्योंकि कार्तिक ने वहां पर अपने हजारों बायोनिक ह्यूमन रोबोट छुपा कर रखे थे। जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जा रहा था वैसे वैसे कार्तिक इन्हें सेफ जगह पर रखता जा रहा था। जल्दी ही फैंटेसी स्टार कार और पाटिया कंपनी दोनों के बीच में मार्केटिंग बैटल अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ ऑटोमोबाइल सर्कल में जंग छिड़ी हुई थी तो दूसरी तरफ कार्तिक के बनाए हुए मोबाइल फोन्स 6th जनरेशन में पहुंच चुके थे, और इसी वजह से लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। अभी भी कार्तिक की कंपनी के स्मार्टफोन्स की हवा बनी हुई थी और हर कोई इसी कंपनी के स्मार्टफोन्स खरीद रहा था। गाड़ी और फोन में यह अंतर था कि लोग पुरानी गाड़ी होने पर नई गाड़ी खरीदने से पहले सोचते थे, पर पुराने फोन से नए फोन को रिप्लेस करते वक्त ज्यादा नहीं सोचते थे। देश के कोने कोने में अभी तक न जाने कितने ही हाथों में कार्तिक के बनाए हुए स्मार्टफोन्स पहुंच चुके थे। सभी मोबाइल कंपनियां अभी तक अपना सिर पकड़ चुकी थी कि बड़े बड़े ब्रांड्स दिखने बंद हो गए थे, और एक के बाद एक निकल रहे नए मॉडल्स भी कोई पसंद नहीं कर रहा था। इन सभी मोबाइल फोन कंपनियों ने बहुत कोशिश की थी कि कार्तिक की टेक्नोलॉजी को चुरा सके, पर हर बार फेल हो गई। फाइनली इन लोगों ने भी जॉइंट फोर्स ज्वाइन कर ली और कार्तिक के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। इन लोगों को लग रहा था कि कार्तिक ने पूरे मार्केट पर मोनोपोली कर रखी है, और इसे हटाने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर पावर बैटरी टेक्नोलॉजी को पब्लिक करना ही होगा। खैर, कार्तिक ने तो सिरे से इस बात को इग्नोर कर दिया था, उसे फिलहाल इन सब बातों की ज्यादा परवाह थी नहीं। जैसे ही लोग कार्तिक पर मोनोपोलाइज करने का इल्जाम लगाने लगे तो कार्तिक ने इस इल्जाम को सच करने के बारे में सोच लिया। अभी तक पूरे मोबाइल फोन मार्केट में कार्तिक के फैंटेसी स्टार ब्रांड का शेयर सिर्फ 50% था। ऐसे में ये लोग इसे मोनोपोली कैसे कह सकते थे? कार मार्केट में तो कार्तिक ने ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में अपने ब्रांड को फैलाया हुआ था। ऐसे में 50% शेयर को मोनोपोली नाम देना कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
बिजनेस वर्ल्ड में ये बात सबसे ज्यादा फेमस थी कि हर कमजोर बिजनेसमैन एक ताकतवर बिजनेसमैन के हाथों बर्बाद होता है। और यही बिजनेस की दुनिया थी जिसे नकारा भी नहीं जा सकता था। जिसके पास ताकत थी वो दुनिया पर राज कर रहा था, और जो कमजोर था वो आज भी दुखी था। जितनी भी मोबाइल कंपनियां थीं सब एकजुट हो गई। उन्होंने कार्तिक के फैंटेसी स्टार मोबाइल फोन के अगेंस्ट अपनी जॉइंट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने का डिसीजन ले लिया। और इस जॉइंट प्रोडक्ट का नाम और भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये न्यू ब्रांड स्मार्टफोन जिसका नाम कंपनी ने ब्राइट मून स्मार्टफोन रखा था, ये वाकई कार्तिक को हैरान कर रहा था। ये लोग भी सोच रहे थे कि क्यों ना कार कंपनी के साथ साथ अपने मोबाइल कंपनी को भी एडवांटेज दिया जाए और कार्तिक की पूरी कंपनी को बर्बाद कर दें। इसी के चलते इन्होंने लिक्विड फंड की चिंता किए बिना खूब पैसा अपने स्मार्टफोन्स में लगाया और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करना शुरू कर दिया। ब्राइट मून स्मार्टफोन का पोस्टर हर शहर की हर गली हर नुक्कड़ पर लगा दिया गया। शायद देश के कोने कोने में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ब्राइट मून स्टार फोन का पोस्टर ना लगा हो। यह कह पाना मुश्किल था कि यह हार्ड एडवर्टाइजिंग थी या सॉफ्ट एडवर्टीजमेंट। इस कंपनी ने अपनी सारी ताकत इस स्मार्टफोन के पीछे लगा दी थी। जो कस्टमर अपना नया फोन खरीदने वाले थे उन लोगों के पास एक डिफिकल्ट चॉइस हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त फैंटेसी स्टार स्मार्टफोन को चुने या फिर ब्राइट मून स्मार्टफोन को, क्योंकि दोनों तरह के स्मार्टफोन्स के अपने अपने फायदे और नुकसान थे। कार्तिक का स्मार्टफोन पूरी तरह से ब्राइट मून स्मार्टफोन को ओवर पावर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कार्तिक के स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी के अलावा और कोई भी फंक्शन बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। इस वक्त बैक टू बैक बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रेसिडेंट्स मीटिंग कर रहे थे। एक अकेले अंधेरे कमरे में जो दिखने में अंदर से काफी लग्जरियस था, वहां सभी लोग काफी डिसेंट क्लॉथ पहनकर बैठे हुए थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के हमारे पास ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अब इस मामले में हार मान लेनी चाहिए। इन दोनों टेक्नोलॉजी को डिसाइड करने के लिए मैंने अभी तक 10 बिलियन से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स को मैंने हायर किया, पर अभी भी इस काम में कोई प्रोग्रेस नहीं है। इन दोनों आदमियों की बात सुनकर एक तीसरा इंसान काफी गहरी और थकी हुई सांस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैसा और टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। ये गहरी खाई है जिसमें जितना भी पैसा डालो कभी भी भर नहीं सकती। मुझे भी ये लगता है। इन रिसर्च में इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकालें। तो तुम्हें क्या लगता है हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? इनफैक्ट हम कर क्या सकते हैं? हमने सब कुछ करके देख लिया, पर हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का कोई भी क्लू हाथ नहीं लग रहा है। ये सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील करने में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो रही है? अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो इस पर मेहनत करना बंद कर देते हैं। हमारे पैसे बचाते हैं और किसी कमर्शियल स्पाई को हायर करते हैं ताकि वो फैंटेसी स्टार कंपनी की टेक्नोलॉजी चुरा कर हमें दे सके। मुझे भी ये लगता है कि अब हमें यही रास्ता अपनाना चाहिए। हम 100 सालों से इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं और इस बड़ी टेक्नोलॉजी पर सिर्फ हमारा हक है, किसी कल की आई हुई नई कंपनी का नहीं। इस वक्त अंधेरे कमरे में कुछ लोग टेक्नोलॉजी पर हार मानने के लिए तैयार थे, तो कुछ लोग अभी भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की बात कर रहे थे। हमारी पार्टियां इंटेलिजेंट कार मार्केट में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गई है। उससे क्या होता है? सिचुएशन अभी भी इतनी ईजी नहीं है। हम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर उस कल की आई हुई कंपनी से लड़ रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है। कहां लेकर जाएगी ये जंग इन कंपनीज को? और क्या इस बात का फायदा उठाएगा मित्तल परिवार कार्तिक के खिलाफ? आगे की कुछ लोग अभी भी इस टेक्नोलॉजी को हथियाने के बारे में सोच रहे थे और कुछ अब इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहते थे। स्टार फैंटेसी कंपनी ने कार और फोन दोनों फील्ड में अपने दुश्मन बना लिए थे और इन्हीं दोनों के दुश्मन आपस में दोस्त बन गए थे और पूरी तरह से कार्तिक को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। दोनों ही ग्रुप के लोग कार्तिक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी को लेना चाहते थे, क्योंकि फोन और गाड़ियां दोनों में ही इनका इस्तेमाल होता था। चारों तरफ से कार्तिक के दुश्मन बन गए थे। एक तरफ उसका खुद का परिवार उस पर अटैक करने को तैयार था, तो दूसरी तरफ उन्होंने तानिया के आए हुए रिश्ते विध्वंस राणा को भी उकसा दिया था ताकि वो कार्तिक पर अटैक कर दे। और इन सब में अलग ये बिजनेस इंडस्ट्रीज और उनके प्रेसिडेंट्स कार्तिक पर अटैक करने को अलग से तैयार थे। इन सब के अलावा सैंड कंट्रीज के लोग भी कार्तिक पर अटैक करने इंडिया पहुंच चुके थे। उन्होंने 1 महीने से ज्यादा समय तक कार्तिक के बारे में सब कुछ पता किया और अब यहाँ इंडिया में टूरिस्ट बनकर घूम रहे थे। सैंड कंट्री से जो आदमी लीडर बनकर आया था, उसके एक सबऑर्डिनेट ने एक्साइटेड होते हुए उस आदमी से कहा, जिस टाइम का हम इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो टाइम हमें मिल गया है। अमीर देश में जो भी गलत काम होते थे ज्यादातर वो सभी रॉयल फैमिलीज ही करवाती थी, या फिर उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इन सब कामों में होता था, चाहे वो इंडिया हो या सैंड कंट्री। सैंड कंट्री के शेख इन टेक्नोलॉजी को चुराने में माहिर तो नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वहां से बेस्ट एक्सपर्ट्स को हायर किया और इंडिया भेज दिया। जिस आदमी को सैंड कंट्री ने यहाँ भेजा था वो फॉरेनर था और उसका नाम मैक्स था। मैक्स अच्छे से जानता था कि कार्तिक से इस टेक्नोलॉजी को चुराना उसके लिए आसान नहीं होगा, पर फिर भी उसने इस मौके को आसान बनाने के लिए बहुत इंतजार किया और ये मौका उसे मोबाइल कंपनियों ने और ऑटोमेशन कंपनियों के एक होने से मिला था। जैसे ही कार्तिक के इन दोनों दुश्मन फैक्टर्स ने हाथ मिलाया, वैसे ही मैक्स ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मैक्स चाहता था कि ये लोग लीड करें और कार्तिक के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाए ताकि इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स उस टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ से फरार हो जाए। बहुत ही कम लोग जानते थे कि मैक्स सैंड कंट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीक्रेट एजेंट था और उसे पूरा विश्वास था कि इस बार तो कार्तिक को बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर इस तरह से देखा जाए तो कार्तिक के आसपास इस वक्त सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे। ऑटोमेशन और मोबाइल कंपनियां मिलकर कार्तिक को मारना चाहती थी, तो वहीं मैक्स और मित्तल परिवार के काउंसिल के डायरेक्टर्स भी कार्तिक को हर हाल में मारना चाहते थे और सबका कारण एक ही था, कार्तिक की ये ब्लैक टेक्नोलॉजी चुराना। अभी तक सबको एहसास हो चुका था कि कार्तिक अगले 100 सालों का भविष्य अपने हाथों में लेकर चल रहा है और जिसके भी हाथ में ये भविष्य लगेगा वो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की अगली 100 सालों की कहानी खुद लिखेगा।
कोई भी अपने आप को इस मौके से पीछे नहीं हटाना चाहता था, इसीलिए हर कोई एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर कार्तिक पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। वहीं इन सबसे बेखबर कार्तिक इस बात से खुश था कि उसकी सुपर कार और मोबाइल फोन इस वक्त दुनिया में तहलका मचा रहे हैं और उसका बैंक बैलेंस भी लगातार बढ़ते जा रहा था। कार्तिक की प्रोडक्शन लाइन भी काफी तेज हो चुकी थी और सारा काम पूरी कैपेसिटी के साथ हो रहा था। कार्तिक के साथ साथ अमन और जुनैद भी पूरा फायदा उठा रहे थे। खास करके जुनैद का परिवार तो इस वक्त पैसों से भर गया था, क्योंकि कार्तिक का एजेंट बनकर उसने तो पूरा मुनाफा कमाया था। भले ही खान ग्रुप ऑफ कंपनीज काफी सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, पर असली सक्सेस का मजा तो जुनैद ने अब लिया था, क्योंकि अब उसके पास पैसा भी था, पावर भी थी और शोहरत भी थी। जुनैद के परिवार ने रियल एस्टेट में जो पैसा लगाया था वो भी काफी हाई हो चुका था और अब लगातार उनके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न खान परिवार को मिल रहा था। कार्तिक अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा था और इन पैसों का पूरा मजा ले रहा था, पर अभी दिक्कत ये थी कि कार्तिक के पास पैसा तो आ रहा था, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था। सुपर फैक्ट्री में 24 घंटे कॉल्स आती थी और हर वक्त ऑर्डर पर ऑर्डर आते रहते थे। जुनैद के सबऑर्डिनेट लगातार डिलीवरी के लिए कह रहे थे, पर लास्ट में आकर मार्केटिंग के लोगों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त वो लोग डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन लाइन में फुल स्पीड से काम हो रहा था, पर इससे ज्यादा बर्डन प्रोडक्शन लाइन में नहीं दिया जा सकता था। 24 घंटे मशीन ऑन रहने के बाद भी ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बन पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि कार्तिक डिमांड को फुलफिल करने के लायक नहीं था या फिर उसके कॉम्पिटिटर्स उसके लिए कोई जाल बिछा रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि सभी प्रोडक्ट्स खुद बनाने की वजह से प्रोडक्शन लाइन फुल हो गई थी। कार्तिक कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं मंगवा रहा था और ना ही उन्हें सैंपल कर रहा था, और ऊपर से रॉ मटेरियल की भी कमी होती जा रही थी, क्योंकि जहां से कार्तिक रॉ मटेरियल मंगवा रहा था उन लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उनके पास इतने बड़े ऑर्डर आने लगेंगे, और एकदम से ट्रस्टवर्दी रॉ मटेरियल सप्लायर ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल था। कार्तिक जिस वक्त रॉ मटेरियल की वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा था, उसी वक्त कॉम्पिटिटर को ये मौका अच्छा लगा और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये जॉइंट कंपनियां कार्तिक की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए भी एक बड़ा प्लान तैयार कर रही थी। इन सब लोगों ने कमर्शियल बैंडिट नाम से एक ग्रुप को हायर किया था। इस ग्रुप का कोई स्पेशल नाम नहीं था, पर इन लोगों तक वही पहुंच सकते थे जिनका बिजनेस दुनिया में नाम बड़ा होता है या जिसके पास पावर होती थी। कमर्शियल बैंडिट ज्यादातर इस तरह के काम नहीं करते थे, पर इस ग्रुप में जितने भी लोग थे हर कोई एक से बढ़कर एक खतरनाक और डरावना था, और इन लोगों ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट लिए थे हर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हुए थे। 2 साल पहले इस कमर्शियल बैंडिट ने एक नई कंपनी की टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से चुरा लिया था, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट कंपनी ने अपने एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में कोई नई तकनीक यूज की थी, जिसके आने के बाद पूरा मार्केट उनके कंट्रोल में हो सकता था। और ये देखकर बाकी ऑपोजिट कंपनियों ने इस ग्रुप को हायर कर लिया और मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही एयरक्राफ्ट कंपनी का सारा डेटा इन कॉम्पिटिटिव कंपनियों के पास आ गया था, और वो कंपनी कभी भी अपना नया मॉडल लॉन्च ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी तकनीक चोरी हो चुकी थी। इस बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर हुआ था। इस कमर्शियल बैंडिट तक पहुंचने के लिए इंसान का अमीर होना या पावरफुल होना जरूरी था, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। अगर उनके पास पावर नहीं है या स्टेटस नहीं था, तो वो लोग कभी भी इस कमर्शियल बैंडिट तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसा ही हाल कुछ मोबाइल कंपनीज के ओनर्स का भी था, जो सब साथ मिलकर भी इस कमर्शियल बैंडिट तक नहीं पहुंच पाए थे। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, हर कोई एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा था। पर सवाल ये है कि क्या इन लोगों की प्लानिंग सच में इतने अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती थी? क्या बिना कार्तिक को पता चले उसे और उसकी टेक्नोलॉजी को लूटा जा सकता था? अक्सर समुद्र की शांति के बीच एक तूफान होता है, जो वक्त आने पर ही अपने उफान पर पहुंचता है। सबसे पहले मोबाइल अलायंस वाले लोगों ने कार्तिक पर अटैक किया। उनका टारगेट टेक्नोलॉजी को चुराना नहीं था, बल्कि कार्तिक के आइलैंड पर और उसकी टेरिटरी पर एक हलचल क्रिएट करनी थी। ये लोग चाहते थे कि जितना ज्यादा माहौल यहाँ का टेंस्ड होगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी सिचुएशन होगी। मोबाइल कंपनी के लोगों द्वारा की हुई अलायंस से जो कुछ भी हो रहा था, वो कमर्शियल बैंडिट के लिए चीजें आसान कर रहा था। कुछ महीना पहले शुक्ला परिवार ने कार्तिक के आइलैंड पर जिस तरह से अटैक किया था, उसके बाद मैगी ने पूरे आइलैंड की सिक्योरिटी को अनयूजुअली काफी टाइट कर दिया था। फिर भी इन कमर्शियल बैंडिट की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। काफी टाइम तक कार्तिक के आइलैंड को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद इन लोगों ने पता लगा लिया था कि कैसे कार्तिक के आइलैंड पर घुसना है और वहां अटैक करना है। असल में इस पूरे आइलैंड में सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा लूपहोल ये था कि फैंटेसी स्टार प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी के बाद इस आइलैंड पर बड़ी मात्रा में व्हीकल्स और डीलर्स आने लगे थे। काफी दिनों तक इस बात को नोटिस करने के बाद और एक अच्छा प्लान बनाकर ये सारे लोग मोबाइल अलायंस कंपनियों को अटैक करने देंगे और उसके बाद सप्लायर बनकर कार्तिक के आइलैंड पर घुसेंगे। इन दिनों कार्तिक के पास रॉ मटेरियल की कमी चल रही थी, जिसके लिए काफी गाड़ियां प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए आ रही थी। जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ आता था वो तुरंत यहाँ से नहीं जाता था, बल्कि उसे सामान लोड करने में और रॉ मटेरियल को उतारने में काफी टाइम लगता था। बड़ा कंटेनर होने की वजह से ये सारा काम करने में कम से कम 12 घंटे लगते थे। इस तरह से कमर्शियल बैंडिट के पास भी 12 घंटे थे अपने काम को पूरा करने के लिए। कार्तिक की सिक्योरिटी पहले से ही बहुत ज्यादा टाइट थी, इस वजह से इन लोगों के लिए आइलैंड पर घुसना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में एक बार यहाँ आने के बाद अगर किसी को भी इन पर शक हुआ
तो ये दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और शायद यहाँ से बचकर भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए इन लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। इस जगह पहुंचने के लिए इस कमर्शियल बैंडिट ग्रुप ने बहुत मेहनत की थी। ऐसे में ये लोग चाहते थे कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए और सबसे पहले मोबाइल कंपनी अलायंस यहाँ अटैक करे ताकि भीड़ का फायदा उठाकर कमर्शियल बैंडिट अपना काम करके निकल जाए। कमर्शियल बैंडिट ने डिसाइड किया था कि ये लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर फ्लिंग विंग से जाएंगे और सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग से रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर घुसेंगे। वहीं से कार्तिक की टेक्नोलॉजी और उस हार्ड डिस्क को चुराने की कोशिश करेंगे और इसी भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे। अपना प्लान डिस्कस करके ये सब लोग समुद्र के पास से एक छोटी सबमरीन को लेकर वहां से निकल गए। इन्हें अपना प्लान रात को एग्जीक्यूट करना था। सब लोग जानते थे कि रात में प्लान एग्जीक्यूट करने से ज्यादा फायदा है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होगी। रात में कार्तिक के इंडस्ट्रियल आइलैंड पर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का एक बैच जो जुनैद के सेल्स पॉइंट पर जा रहा था, उसमें 6 ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे, पर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनमें से एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल रिप्लेस हो चुका था। कमर्शियल बैंडिट का जो बिजनेस स्पाई इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में छुपा हुआ था, उसने अपने बाकी साथियों को रिपोर्ट करते हुए कहा, इस आइलैंड पर बनी हुई फैक्ट्री बहुत बड़ी है। जब उसने कार्तिक की सुपर फैक्ट्री देखी तो वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं देखी थी। उसके साथ आए उसके पार्टनर ने जैसे ही फैक्ट्री को देखा तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, अब समझ में आ रहा है कि हर कोई इसके पीछे क्यों पड़ा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भला कोई क्यों इसका पीछा छोड़ेगा। इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि कोई इन्हें पकड़ लेगा या इन पर किसी तरह का शक करेगा, बल्कि अगर इन्हें कोई पकड़ भी ले तो भी अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से ये लोग निकल जाएंगे। इस बात का इन्हें पूरा विश्वास था। क्या वाकई कमर्शियल बैंडिट का मिशन पूरा हो पाएगा? क्या कार्तिक की ये टेक्नोलॉजी चुरा ली जाएगी? आगे की कहानी